आरक्षण पर दांव। नमस्कार, फायर 4 PM में आपका स्वागत है। मैं हूं राजेश सक्सेना। छत्तीसगढ़ में आरक्षण पर भूपेश सरकार ने बड़ा दांव चला है। भानु प्रतापपुर उपचुनाव में इस मसले को लेकर आदिवासियों ने के मोर्चा खोलने के बाद जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार हरकत में आई और कहीं ना कहीं उसको लगा कि इस उपचुनाव में कहीं दांव उल्टा ना पड़ जाए, और यही कारण है कि विधानसभा के विशेष सत्र में पेश करने के लिए आरक्षण विधेयक के बदले प्रारूप को मंजूरी दे दी है। इसमें आदिवासी आरक्षण 32% करने के साथ ओबीसी को 27, एससी को 13 और ईडब्ल्यूएस को 4% आरक्षण देने का प्रावधान है। इसके साथ ही कैबिनेट में सुप्रीम कोर्ट में सरकार की विशेष अनुमति याचिका की स्थिति पर भी चर्चा हुई है। इसकी सुनवाई 1 दिसंबर को होनी है। सरकार ने उसी दिन विधानसभा का विशेष सत्र भी बुलाया है। सरकार इस कोशिश में है कि आरक्षण अधिनियम के जिन प्रावधानों को उच्च न्यायालय ने रद्द किया है उसे कानून के जरिए फिर से प्रभावी किया जाए। सरकार की ये कवायद कितनी कामयाब होगी और उसे इसका कितना फायदा मिल सकता है, इसी पर हम बात करेंगे, चर्चा करेंगे। साथ ही ये जानेंगे कि ये सारी कवायद क्या चुनावी है, क्योंकि जिस तरह से लगातार आरक्षण को लेकर सरकार बैकफुट पर नजर आ रही थी, बीजेपी, विपक्षी दल बीजेपी को हमला या निशाना करने का जो मौका मिल रहा था, और सर्व आदिवासी समाज जो है वो भी ताल ठोक रहा था। सबसे पहले ये वर्जन सुनवाते हैं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आरक्षण के संदर्भ में छत्तीसगढ़ लोक सेवा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ों वर्गों के लिए आरक्षण संशोधन विधेयक 2022, इसी के साथ साथ माननीय उच्च न्यायालय से जो निर्णय हुए थे उसमें शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश भी आरक्षण से प्रभावित हुआ था। तो दूसरा विधेयक छत्तीसगढ़ शैक्षणिक संस्था प्रवेश में आरक्षण संशोधन विधेयक 2022, क्योंकि विधानसभा का सत्र सामने आहूत है और विशेष सत्र का मूल उद्देश्य ही माननीय उच्च न्यायालय के जो फैसले से छत्तीसगढ़ में लोक सेवा और शैक्षणिक संस्थाओं के प्रवेश का आरक्षण जो प्रभावित हुआ है, उसके कारण ही जो विशेष विधानसभा सत्र बुलाया जा रहा है उसमें ये दोनों विधेयक पेश किया जाएगा। और इसी के संदर्भ में आज दोनों विधेयकों की सहमति स्वीकृति आज के मंत्रिपरिषद की बैठक में निर्णय लिया गया। तो जिस तरह से भूपेश बघेल सरकार ने जो विधेयक ला रही है उसको लेकर कैबिनेट ने उस प्रारूप को मंजूरी दी, और सुन रहे थे भूपेश बघेल सरकार के मंत्री जिस तरह से अपडेट दे रहे थे। आज इसी को लेकर चर्चा करेंगे। चर्चा शुरू करें, पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं, तारुफ करा देते हैं, फिर हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ में है वरिष्ठ पत्रकार अखिल पांडे जी। स्वागत करूंगा अखिल जी आपका। हमारे साथ में है अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस के नेता प्रवक्ता। अमित जी आपका स्वागत है। और केएस चौहान साहब हैं, बीजेपी के नेता प्रवक्ता। चौहान साहब आपका स्वागत। मैं सबसे पहले अखिल पांडे साहब के पास में आ जाता हूं। बीजेपी कांग्रेस की बात तो सुनूंगा ही, अपने अपनी दलीलें, अपने अपने वादे। अखिल पांडे साहब क्या कहेंगे, एक बार फिर आरक्षण को लेकर जो कवायद की गई है, रमन सरकार ने भी की गई थी, लेकिन फिर जिस तरह से कहा गया कि वो तो हाई कोर्ट से उसको मंजूरी नहीं मिली, इस बार कितना ये विश्वास के काबिल है कि जो 76% का आरक्षण, 32% आदिवासी, 27 ओबीसी, 13 एससी और ईडब्ल्यूएस को 4, क्या माना जाए कि अब जो चीजें कैबिनेट से पास हुई वो कारगर या मूर्त रूप दिखेगी?
देखिए, अभी जो सत्र जो 1 तारीख से शुरू होगा जी। या आरक्षण को लेकर, यह पूरा मामला जो है संवैधानिक मामला है। हालांकि जो उच्च न्यायालय द्वारा जो व्यवस्था भी है जी कि जो सरकार है, राज्य सरकारें जो है अपने जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण की व्यवस्था कर सकती है। उसी के तहत अभी जो कवायद जो है अगले महीने के शुरुआत में शुरू होगी। लेकिन अभी एक बार फिर से जो आरक्षण का चिन्ह है वह छत्तीसगढ़ में बाहर आ गया है। और जिस तरीके से न केवल आदिवासी आरक्षण बल्कि एसटी आरक्षण भी एक तरीके से कहीं न कहीं उसमें भी उफान आ गया है। जो 12% एसटी आरक्षण था वह पूर्व की तरह 1994 में जो मध्य प्रदेश के जमाने में जो होता था वह अब 16% हो गया है। तो कहीं न कहीं अगर 16% से फिर कम होता है तो फिर से एक बार ये बात सामने आएगी कि एसटी जो वर्ग के लोग हैं वो भी बोलेंगे कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा आरक्षण हमें मिलना चाहिए। सर मेरा सवाल इस बात को लेकर है कि एक तरफ एमपी में भी इस तरह की कवायद देखी गई थी, लेकिन उस समय कोर्ट का जिस तरह से हस्तक्षेप था कि आप 50% से आरक्षण नहीं दे सकते। क्या नहीं लगता कि सरकार कैबिनेट में लाई, अब विधेयक के रूप में लाएगी? अभी भी जो कोर्ट की गाइडलाइन है उसमें ये मामला फंस सकता है, क्योंकि पहले फंस चुका है। फंसेगा ये सरकार को भी मालूम है, लेकिन यह आम जनता के लोक लुभावन जैसे वादे होते हैं या बोलिए कि चुनावी प्रक्रिया है, और चुनावी प्रक्रिया जिस तरीके से भानुप्रतापपुर में चुनाव जो चल रहा है तो उसको लेकर भी कहीं न कहीं सरकार सजग है एक बार फिर से। और उसके लिए कम से कम सरकार को कुछ न कुछ करते हुए दिखाई देनी चाहिए या आम जनता को लगना चाहिए। ये चलिए मैं आता हूं, अखिल जी दोबारा आपके पास में आता हूं। अमित श्रीवास्तव जी हमारे साथ में है, कांग्रेस प्रवक्ता। अमित जी, एक बार फिर ये जिस तरह से बाहर आया है और हमने देखा कि छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर जो उबाल कहें, जो सियासी पारा कहें, विपक्ष लगातार सरकार को कटघरे में खड़ा कर रही थी। यही कारण है कि और एक सीट पर उपचुनाव भी हो रहा है, और ये भी जानते हैं कि कहीं ना कहीं कोर्ट की भी गाइडलाइन है। आप एक बार फिर आरक्षण देने की बात कर रहे हैं। क्या ये चुनावी जो एक सीट पर चुनाव है, या ये चुनावी स्टंट कहें, इसको दांव कहें? जी बिल्कुल भी नहीं। देखिए, सर्ववादी समाज के, आदिवासी समाज के लोग मुख्यमंत्री जी से मिले थे जी, और मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि संविधान की व्यवस्था के अनुरूप जो भी है उस पर कम नहीं किया जाएगा। और आदिवासी समाज के साथ जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा अन्याय किया गया था, जो 2012 में जो अच्छे से पक्ष नहीं रखा गया था, ना तो उस समय उतना ध्यान दिया गया और ना ही जिस प्रकार से कहते ना इनकी नीति थी, ना इनकी नीयत थी साफ। और इनके पाप को आज हम ठीक करने का प्रयास जो हम कर रहे हैं लगातार, चाहे कैबिनेट में उसको पास करने के लिए हो, चाहे विधानसभा का जो सत्र हम बुला रहे हैं। और आज हमारे कैबिनेट मंत्री जी ने कह भी दिया है कि अगर आरक्षण मैं लागू नहीं करा पाया तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। ये किसी भी नेता की प्रतिबद्धता बताती है। और आपको बता दूं कि हमारी सरकार आने के बाद हमने हमेशा ही आदिवासी भाइयों के उत्थान के लिए, उनकी भलाई के लिए ही कार्य किया है। लेकिन आपके माध्यम से कुछ पिन पॉइंट जिसे कहते हैं कोर्ट की भाषा में हमारे, मैं आपको बता दूं कि अच्छे से पूर्ववर्ती सरकार ने अपना पक्ष नहीं रखा था। और आदिवासी समाज के विकास के लिए हमारी सरकार, भूपेश बघेल जी, पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है। रही बात, आपको बता दूं कि आरक्षण जो आदिवासी भाइयों के साथ जो अन्याय हुआ है, 2012 से 18 तक ननकीराम कंवर जी की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी और उन्होंने उस रिपोर्ट को भी सबमिट किया था। उसके बाद चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में भी कमेटी बनी थी और उन्होंने भी जो रिपोर्ट सबमिट किया था 2012 से 18 के बीच में, जो एफिडेविट उन्होंने फाइल किया था, जो मूल एफिडेविट उन्होंने फाइल किया था, उसके बाद संशोधित एफिडेविट भी फाइल किया था, उसमें दोनों रिपोर्ट को नहीं रखा गया। और पूर्व जो मंत्री थे ननकीराम कंवर जी से जब पत्रकारों ने पूछा तो उन्होंने कहा था कि मैंने तो अपनी रिपोर्ट पूर्ववर्ती सरकार के समय जमा कर दी थी, अब उन्होंने क्यों कोर्ट में नहीं रखा। उनके ही नेता जब कह रहे हैं कि सरकार ने उस रिपोर्ट को भी नहीं रखा, और जब हमारी सरकार आई 2018 में तो पूरे तथ्यों के साथ एडवोकेट जनरल साहब ने उस चीजों को रखा। और आज
आज भी मैं बता दूं कि हाई कोर्ट का जो निर्णय आया है, हम सुप्रीम कोर्ट में अपील हम करने जा रहे हैं। और जिस प्रकार से बिल्कुल अमित जी, बिल्कुल जो आप जो दलील दे रहे हैं, बिल्कुल मैं आपकी दलीलों को मान लेता हूं कि चलिए पूर्ववर्ती जो सरकार थी उसने पूरी दमदारी के साथ, पूरे एविडेंस के साथ पैरवी नहीं की और यही कारण है कि आरक्षण नहीं मिला। आपको भी 4 साल हो गए, अब 1 साल का जब वक्त बचा हुआ है तब आप ये सारी कवायतें करते हुए दिख रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं। मैं आपको बता दूं कि पहले अगर आप देखेंगे कि जब कोर्ट का निर्णय आया उसके बाद हमने अपील सुप्रीम कोर्ट में अपील भी की और देश के 3 नामचीन वकील वहां पर हमारी सरकार का पक्ष रखेंगे और पूरी मजबूती के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी निष्ठा के साथ हम आदिवासी भाइयों का पक्ष रखेंगे। और हमें पूर्ण विश्वास है कि हमने जो कहा है, देखिए 92 में जब इंदिरा साहनी वर्सेस स्टेट और यूनियन का जो मैटर में जो निर्णय आया था उसमें क्लियर था, लेकिन वहां पर जनसंख्या के हिसाब से वो चीजें हम कर सकते थे और कई प्रदेशों में किया भी गया है। मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि सिर्फ राजनीति उद्देश्य के लिए नहीं, हम लगातार जो हमने कमिटमेंट किए थे, किसी भी सरकार के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है उसकी क्रेडिबिलिटी, कि सरकार क्या जो सरकार ने कहा है वो किया है। लेकिन ऐसी क्या विडंबना थी कि, और ये बातों को आदिवासी भाई समझ चुके थे, इसीलिए शायद पूरी तरीके से भाजपा को बस्तर भाजपा से साफ हो गई भाजपा। चलिए मैं आ जाता हूँ अमित जी, दोबारा आता हूँ। के.एस. चौहान साहब सुन रहे हैं और मैं चौहान साहब सीधा सा सवाल, क्या जो मुद्दा जिसको लेकर आप पूरे छत्तीसगढ़ में एक जो माहौल बना रहे थे, अब वो मुद्दा खत्म कर दिया है? कैबिनेट से जो 2 विधेयक पास किए हैं अब 1 तारीख को, और कह रहे हैं कि आपने बेहतर तरीके से पैरवी नहीं की, नहीं तो आरक्षण मिल जाता। राजेश जी, आजकल जनता बहुत ज्यादा जागरूक है, जिसका जीता जागता नमूना हमने भानु प्रतापपुर में देखा। ये एक कांग्रेस की सभा थी, कांग्रेस की रैली थी, उसमें ये जो आम जनता है उन्होंने क्वेश्चन उठाया और कवासी लखमा जी को बोलने नहीं दिया। ये इसका परिणाम है कि जनता ये जानती है कि आप आदिवासी भाई बहन या आरक्षण के प्रति कितने सजग थे और किसकी गलती थी। उस वीडियो में साफ साफ सुनाई देता है कि उन्होंने बोला कि आपने अपना दस्तावेज वहां पर सबमिट नहीं किया, इस वजह से हम हाई कोर्ट में ये हार चुके। इसका मतलब ये है कि आपने पूरी लापरवाही की। पूरे 4 साल में सिर्फ 2 बार, सिर्फ 2 बार इनकी डेट पड़ी। और हमारे जो प्रवक्ता भाई बोल रहे थे कि हमने लापरवाही दिखाई, हमने नीति और नियत हमारी नहीं थी। 2012 से लेकर 2018 तक इसने चालू किसने किया? 32% इसको किसने लाया? रमन सरकार ने लाया। 12 हमने पूरा खींचा, हमने पूरी अपने दस्तावेज शामिल किए, हमने सब चीजें की, तभी तो 18 तक निर्णय नहीं हो पाने के बाद आपको और उसको चालू रखना था, निरंतर रखना था, जो कि आपने बिल्कुल नहीं किया। क्यों नहीं किया मैं आपको बता दूं, क्योंकि अगर 32% ऐसे ही पूरा रहता तो उसका सेहरा बंधा रहता रमन सरकार के ऊपर। इन्होंने वहां से जानबूझ के वहां पर से ढिलाई करके, जबकि जब 2012 से लेकर 2018 तक 8 उसकी डेट पड़ी थी, 8 है ना। 8 डेट में हमने निरंतर अपनी प्रक्रिया की, अपनी दस्तावेज, अपने मामले को बहुत मजबूती से रखा। लेकिन आपने क्या किया? 2 उसमें आपने निपटा दिया। ये नीति और नियति इनकी नीयत ये साफ साफ दिखती है, और हमारे को ही नहीं पूरी जनता को दिखती है। और आदिवासी के कितने आप हितैषी हैं वो राष्ट्रपति चुनाव में भी देख चुकी है जनता। और भानु प्रतापपुर की जनता, मैं बता दूं आपको कि बहुत ज्यादा जागरूक है। उसको कोई मतलब नहीं है कि राज्य में किसकी सरकार है या केंद्र में किसकी सरकार है। वहां पर उनके मुद्दे के लिए वहां पर क्या उचित है ये उन लोग देखते हैं और उसके हिसाब से। चलिए मैं चौहान साहब एक सवाल मैं इससे पहले कि मैं अखिल पांडे साहब के पास में आऊं, अमित जी से एक सवाल कर लेता हूं। अमित जी, जिस तरह से जो फीसदी जो प्रतिशत दिख रहा है 32, 27, 13 ईडब्ल्यूएस की अगर हम बात करें तो, अगर बात करें केंद्र की हम बात करें तो 10% ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देने की बात होती है। आपने 4% क्यों रखा इसे? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जिस प्रकार से ओबीसी को भाइयों को 27%
SC को 13% और आपने जो कहा EWS को 4% जो निर्णय का निर्णय लिया गया। मैं आपको बता दूं कि सरकार की नीयत पूरी तरीके से साफ है और इन्होंने जो कहा, मैं आपको बता दूं कि इन 4 सालों में 2 साल, पौने 2 साल तो हम कोविड से जूझ रहे थे। उसके बाद कोर्ट भी बंद था, आपको सारी चीजों का ज्ञान है। और लगातार मैंने जैसा कहा कि बड़ी ईमानदारी के साथ, हमने मजबूती के साथ पक्ष भी हम रख रहे हैं और लगातार, क्योंकि उसमें केसेस जो डॉक्यूमेंट्स एविडेंसेस जो पेश करना था, पूर्ववर्ती सरकार ने उसे क्यों दबाए रखा मुझे ये नहीं पता, लेकिन साफ जनता, आपने ठीक कहा चौहान साहब, आप बड़े विद्वान प्रवक्ता हैं, जनता की नब्ज को समझते हैं। ये अलग बात है कि पूर्ववर्ती सरकार में डॉक्टर साहब नब्ज को पकड़ नहीं पाए जनता की, और शायद इसीलिए आदिवासी भाइयों ने उन्हें बस्तर से साफ कर दिया भाजपा को। लेकिन आपको मैं बता दूं कि हमारी नीयत, हम आज आप बताइए, जहां भानु प्रतापपुर में चुनाव हो रहा है, वहां पर स्वर्गीय मनोज मंडावी जी को उपाध्यक्ष विधानसभा का किसने बनाया था? कांग्रेस ने बनाया था। पेशा कानून किसने वहां पर एक्ट को किसने लगाया? हमने लगाया। उसी प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूं कि 600 से ज्यादा गांव उस समय आदिवासी भाई वहां पर पलायन कर जाते थे। हमारी सरकार आने के बाद वहां पलायन रुका। तो ये दर्शाता है, आपके समय में सिर्फ 7 वनोपज की खरीदी होती थी, हमारे समय में 65 खरीदी हो रही है, जिससे कहीं ना कहीं उनके जीवन में स्तर में सुधार आया है। अंतिम पंक्ति में बैठे हुए अंतिम व्यक्ति तक सरकारी योजनाओं का लाभ कहाँ पहुंच रहा है? हमारी सरकार में पहुंच रहा है साहब। आपने ठीक कहा, जनता सारी चीजों को समझती है, जनता जनार्दन है। मैं आता हूं अमित आपके पास में, अखिल पांडे साहब वहां से। अखिल पांडे साहब, जो बात मैं अमित श्रीवास्तव जी से कर रहा था, वही सवाल ये है कि ये इसका क्या लॉजिक है? EWS को केंद्र 10% की बात कर रही है, कोर्ट भी कर रहा है, लेकिन छत्तीसगढ़ में 4% EWS को क्यों? ये आरक्षण आने के बाद जिस तरीके से कोर्ट में जो आरक्षण का जो व्यवस्था जो है 50% से अधिक नहीं करने के बाद जो मामला खारिज हो गया है, तो ये मामला जो है एक बार फिर से चुन पकड़ लिया है, क्योंकि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन जो है उसको 10% करने की जो बात कही गई है, तो एक तरफ मैं एक और बात बता दूं कि जब 50% से या 60% हो जाता है इकोनॉमिक वीकर क्लास जो है, वो उसको 10% एक्स्ट्रा दिया जाता है, तो यह बाध्यता भी टूटती है कि 50% से अधिक हो गया यह आरक्षण का जो रिजर्वेशन का जो ये है जो प्रावधान है। तो ऐसे में फिर बाकी जो SC है, OBC है और ST है, वो फिर से एक बार यह बात करने लगे हैं कि जब इकोनॉमिक वीकर क्लास को आप 10% दे रहे हैं, तो बाकी जो जनसंख्या है और जो जातियां हैं उसके अनुपात से आप इसको पूरा आरक्षण रिजर्वेशन लागू करेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहाँ आदिवासी बहुल राज्य है, 32% आदिवासी है। तो ऐसे में एक बार फिर से यहाँ जो राजनीति जो है, सियासत जो है पूरी तरीके से घूम चुकी है। जो राजनीति जो है OBC की राजनीति जिस तरीके से दिख रही है, तो एक बार फिर से आदिवासी राजनीति में केंद्रित होती दिख रही है। और यह 1 दिसंबर को जब सत्र शुरू होता है, तो भूपेश सरकार किस तरीके से प्रावधान करती है, यह देखने वाली बात होगी। और यह मुद्दा कितना आगे बढ़ेगा, यह भी देखने वाली बात होगी। खास करके जो ST क्लास है, वो जो 12% है, उसको भी बढ़ाने की मांग करने के लिए अभी मीटिंग शुरू कर दिए हैं। तो उनका जो है असंतोष है, वो भी सामने आएगा। तो यह किस तरीके से किस दिशा छोड़ जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। चलिए, मैं चौहान साहब एक बात मैं कह रहा हूं, ये भी कहा गया है कि जिस आरक्षण को लेकर जो 2 विधेयकों कैबिनेट से मंजूरी मिली है, इसको लेकर 9वीं अनुसूची में शामिल करने का जो प्रस्ताव केंद्र को भी भेजा जाएगा, भूपेश बघेल सरकार वहां पर भेजेगी। क्या आप इसका समर्थन करेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सिर्फ और सिर्फ सही का समर्थन करती है। उस समय देश काल और परिस्थिति के हिसाब से उस जगह क्या होना चाहिए, उसका वो समर्थन करती है। अगर क्योंकि गेंद आपके पाले में डाल दी है उन्होंने, गेंद जानबूझ के, ये जानबूझ के वो बोलेंगे कि हम वो केंद्र सरकार ही नहीं करें तो हम कैसे करें। और ये जो फैसला होता है, वो फैसला होता है
राज्य सरकार का, राज्य सरकार को अगर आप मान लीजिए आपने केंद्र सरकार को बोला है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जाइए ना, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलिए कि हमारे को ये जनसंख्या के हिसाब से ये उचित है, आप इसको मंजूरी दीजिए। वो कभी भी कोर्ट में नहीं जाएगी। अगर आप कोर्ट में जाते हैं तो वो तो निष्पक्ष है, कोर्ट जो है वो तो निष्पक्ष है, वो तो अपनी प्रक्रिया के हिसाब से काम करेगा। उन्होंने ये जानबूझ के ये केंद्र सरकार के पाले में बात डाल दी है, लेकिन जनता एक्चुअल में समझदार है राजेश जी, वो सब समझती है कि क्या करना है, कैसे करना है, कैसे नहीं करना है। और ये भी जो अभी अध्यादेश ये लोग कैबिनेट में मीटिंग में अभी जारी कर रहे हैं, वो भी चुनावी स्टंट है, चुनावी लॉलीपॉप है, ये भी सब जान चुके हैं। और ये पूरा जो सिनेरियो है, आम जनता जो होती है ना राजेश जी, वो ऐसे ही कोई मंत्री के सामने खड़े होके अपनी आवाज को बुलंद नहीं करती है। बहुत बहुत मतलब अपने आप को छोटा महसूस करती है जनता, जो कि करना नहीं चाहिए। लेकिन जब सर से पानी ऊपर हो जाता है तब जाके किसी मंत्री को उसको बोलने नहीं दिया जाता है। चुपचाप खड़े थे कवासी लखमा जी, कुछ नहीं बोल पा रहे थे, ना कोई कन्विंस कर पाए थे। सत्यता जो होती है वो सब बोलती है। सत्यता आप वीडियो में देखेंगे कि जनता क्या चाह रही है और जनता क्या समझ रही है और जनता के सामने इनकी क्या मतलब हैसियत है, औकात है। चलिए मैं अमित जी के पास में। अमित जी, जो मेरा सवाल मेरा के.एस. चौहान साहब से था, क्या पहले से ही एक सेफ साइड तैयार कर ली है सरकार ने? जी आप रिपीट कर दीजिए। मेरा अमित जी सवाल इस बात को लेकर है कि जिस तरह से कहा गया है कि जो आरक्षण है एक विधेयक के रूप में उसको 9वीं अनुसूची में शामिल करने के लिए केंद्र सरकार के पास अब प्रस्ताव भेजेंगे। कहने का मतलब ये है कि क्या पहले से एक सेफ साइड तैयार कर ली है कि अगर नहीं हो पाता ये पॉसिबल तो ये डाल दिया जाएगा कि नहीं, हमने तो केंद्र को प्रस्ताव भेजा था और वहीं से बीजेपी ने इसका समर्थन नहीं मिला? देखिए, मुझे एक चीज बस चौहान साहब से पूछना है। मैं उनकी तकरीर सुन रहा था, मैंने उन्हें डिस्टर्ब नहीं किया और मुझे पूरी उम्मीद है कि वो भी डिबेट की मर्यादा को पूरी तरीके से निभाएंगे। बस एक चीज बताइए। निभा रहे हैं, वो तो निभा रहे हैं, बराबर। जब आप बोलते चुप रहते हैं वो। बोलिए। जी जी, थैंक यू जी, सो नाइस ऑफ जी। तो मैं एक ही चीज कहना चाहता हूं कि देखिए कि जिस प्रकार से भाजपा तो नहीं कर पाई थी और लगातार उनके ढील ढाल रवैये और लापरवाही पूर्वक जो उनके रवैया था, उसके कारण ये स्थिति आदिवासी भाइयों को आरक्षण का लाभ नहीं मिल पाया था। लेकिन अगर हमारी सरकार कर रही है तो उसमें इफ्स और बट्स क्यों निकाल रहे हैं भाजपा के नेता, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप उसके समर्थन में है कि विरोध में, ये भी आप जनता को बताइए। आपने ठीक कहा, जनता जनार्दन होती है साफ, शायद इसीलिए आपको बस्तर से उन्होंने साफ भी कर दिया, लगातार उपचुनाव में हमें जिताया भी। और आज अगर हम इनिशिएटिव लेके आगे बढ़ रहे हैं और बड़ी मजबूती के साथ हम जो सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखने जा रहे हैं, जनता सारी चीजों को समझती है। 15 साल आप थे ना सरकार में, आपने क्यों नहीं किया बताइए जनता को। आप क्यों 2012 से 18 तक आप क्यों ढील ढल रवैया आपका रहा? आपको आपने स्वतः ही कहा 8 बार मौका मिला, तो 8 बार आप क्यों चूक गए, ये भी जनता को बताइए। आपके पाप के कारण, आपकी गलत नीतियों के कारण, आपके लापरवाही पूर्वक के कारण, आपके अच्छे। चलिए, मुझे अमित जी लगता है बातें अब रिपीट हो रही है। चौहान साहब में 30 सेकंड का वक्त है आपके पास में, आप बात रखिए। जो उनको लाभ मिलना था उससे वो वंचित रहे। चलिए अमित जी, चूंकि वक्त की कमी है, चौहान साहब का 30 सेकंड में वर्जन लेता हूं, फिर मैं अपनी अगर बात हमारी नीयत साफ नहीं होती तो हम इसको 32% को लाते क्यों और 6 साल तक इसको अप्लाई करके क्यों रखते, ये मेरे को पूछना है। और मेरे को ये पूछना है कि हमने दमदारी से अपने कोर्ट में 6 साल तक उसको संजो के रखा, आप 4 साल भी नहीं कर सके। चलिए, तो भूपेश बघेल सरकार ने आरक्षण विधेयक के बदले प्रारूप को जिस तरह से आज कैबिनेट में मंजूरी दी है और लंबे समय से छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर जो घमासान है, जो बवाल है, एक सीट पर उपचुनाव भी है और 1 साल के अंदर विधानसभा के चुनाव भी है, सियासी पारा इसी आरक्षण को लेकर गर्म है। देखना होगा कि जिन के लिए आरक्षण की बात हो रही है उन्हें वो आरक्षण कब मिलता है, या फिर एक बार फिर कानूनी पैच में ये जो आरक्षण है फंसता है। ये तमाम सारी चीजें हैं, लेकिन सरकार जिस तरह से कह रही है, कोशिश कर रही है कि नहीं, जिन वर्गों की बात उसने की है उनको वो आरक्षण दिलाएगी। देखना होगा कब। इस चर्चा में जुड़ने के लिए तीनों मेहमानों का मैं शुक्रिया करूंगा। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर भूपेश बघेल सरकार का जो फैसला है
तकरीबन 76% अलग अलग वर्गों को, इसमें आदिवासी, ओबीसी, एससी और ईडब्ल्यूएस का जो कैबिनेट में जो बदला हुआ प्रारूप था उसको मंजूरी दी गई है। अब ये जो आरक्षण का विधेयक है वो सदन में लाया जाएगा और देखना होगा उसके बाद की स्थिति क्या होती है। इस चर्चा में बस इतना ही। टीवी 27 न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।